हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है ना। लेक्चर सेकंड है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मिडेवियल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ये कंप्लीट कोर्स होगा और लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मेंस के लिए, जो ये चाहे यूपीएससी का मेंस हो या बीपीएससी का मेंस हो, है ना, या यूपीपीसीएस का मेंस हो, जिस भी चीज़ का मेंस है जहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट को ये फायदा करेगा। ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले का वीडियो यदि नहीं देखें तो आप जरूर देखें। ये लेक्चर सेकंड है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी सोर्स। पहले अभी हम लोग सोर्सेज पढ़ रहे थे ना, टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे और यहाँ लिटरेरी सोर्स से हम लोग को पढ़ना है। लिटरेरी सोर्स में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि अधिकांश जो किताब होते हैं, मोस्ट एंशिएंट बुक्स कंटेन्स रिलीजियस थीम। जितने भी एंशिएंट बुक होते हैं उसमें से रिलीजियस थीम पाए जाते हैं। रिलीजियस थीम पे वो लिखे गए हैं। द रिलीजियस लिटरेचर्स ऑफ हिंदू, जैसे हिंदू की बात किया जाए तो उसमें वेद आते हैं, रामायण आते हैं, 4 वेद हैं, है ना, महाभारत है, पुराण है। दे थ्रो कंसिडरेबल लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ एंशिएंट टाइम। पुराने समय में किस तरीके का कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोग को बताते हैं, उसमें कंडीशन के बारे में बताते हैं। लेकिन टाइम और प्लेस, ये दोनों चीज़ को मतलब कि बताना ये डिफ़िकल्ट होता है, क्लियरली हम लोग नहीं बता पाते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू मेक यूज ऑफ देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस, क्योंकि जगहों के नाम कई बार चेंज हो गए हैं। उसके बाद टाइम जो है कोई लिखा नहीं गया है, अंदाज लगाया जाता है। द ऋग्वेद में भी असाइन टू circa 1500 to 1000 BC। इसका मतलब लगभग होता है ना, CIRCA। इसका मतलब होता है लगभग, अबाउट के जगह पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में बताया जा रहा है कि 1500 से 1000 BC के आसपास है। बट द कलेक्शन ऑफ अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद बिलोंग टू रफली 1000 to 500 BC। लेकिन ये सब जो है ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब जो है इस 1000 से 500 BC के लगभग का है। ऑलमोस्ट एवरी वैदिक टेक्स्ट कंटेन्स इंटरपोलेशंस व्हिच जनरली अपीयर एट इट बिगिनिंग और एंड बट आर नॉट रेयर इन द मिडल। द ऋग्वेद में कंटेन प्रेयर, जैसे कहा जाए कि ऋग्वेद में मेनली कंटेन प्रेयर, उसमें मेनली प्रेयर है। वाइल द लेटर वैदिक टेक्स्ट मेनली कंप्राइज नॉट ओनली प्रेयर बट आल्सो रिचुअल। लेकिन बाकी जो वेद है उसमें प्रेयर के अलावा रिचुअल्स है, मतलब कि रीति रिवाज हैं, मैजिक है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। हाउएवर द उपनिषद कंटेन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। लेकिन उपनिषद में जो है फिलोसॉफिकल बात किया गया है उसमें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैदिक टेक्स्ट इट वॉज नेसेसरी टू लर्न द वेदांग्स और द लिम्स ऑफ द वेद। वेदांग का मतलब होता है वेद का अंग, यानी लिम्स ऑफ द वेद। तो कहा जा रहा है कि यदि वैदिक टेक्स्ट को समझना है तो हम लोग को वेदांग पढ़ना होगा। दिस सप्लीमेंट्स ऑफ द वेद कंप्राइज फोनेटिक्स। इसमें क्या क्या है, एक तरह से वेदांग जो है वेद के सप्लीमेंट के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। इसमें फोनेटिक्स है, रिचुअल है, ग्रामर है, उसके बाद इटिमोलॉजी है, मैट्रिक्स है एंड एस्ट्रोनॉमी है। इतने सारे बात उसमें किए गए हैं। जैसे हम बात किया जाए तो उसमें शिक्षा है, कल्प है, रिचुअल यानी कल्प, उसके बाद फिर व्याकरण है यानी ग्रामर, निरुक्त यानी कि इटिमोलॉजी, और छंद, मैट्रिक्स, और ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। अ गुड डील ऑफ लिटरेचर ग्रीव अराउंड ईच वन ऑफ द दिस सब्जेक्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्ट्स इन प्रोज। अ प्रिसेप्ट वाज कॉल्ड सूत्र। क्या कह रहा है कि प्रिसेप्ट को हम लोग सूत्र बोलते हैं हिंदी में, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेविटी। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस राइटिंग इज द ग्रामर ऑफ पाणिनि। जैसे बात किया जाए तो पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया ग्रामर था, ठीक है, जो लगभग 400 बिफोर मतलब कि ईसा पूर्व में लिखा गया था। भाई इलस्ट्रेशन द रूल्स ऑफ ग्रामर पाणिनि थ्रोबैक इनवैल्यूएबल लाइट ऑन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ दिस टाइम। पाणिनि जो है ग्रामर तो लिखे ही है, इसके साथ साथ जो है इसके अलावा वहाँ उस समय के सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में भी लिखे हैं। द 2 epics एंड द मेजर पुराण सीम टू हैव बीन फाइनली कंपाइल्ड circa AD 1000। क्या करें, जैसे और भी जो इपिक है और भी कुछ पुराण है, ये सब लगभग 400, यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, बुक में भी मिसप्रिंट है। तो बाई AD 400 ऑफ द इपिक्स द महाभारत एट्रीब्यूटेड टू व्यास इज ओल्डर इन एज। क्या करें, जैसे बात करें इपिक्स में महाभारत जो है जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ये पुराना एंड पॉसिबली रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द 10th century BC। ये लगभग 10वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट का है टू द 14th century AD। ओरिजिनली इट कंसीडर टू 8800 वर्सेज एंड कॉल्ड जय और द कलेक्शन ऑफ डीलिंग विद विक्ट्री। क्या कह रहा है कि इसमें 8800 वर्सेज है, ठीक है, 8800,
और इसीलिए इसको जय बोला जाता था, इसको जय भी बोला जाता था। जय का मतलब होता था डीलिंग कलेक्शन, डीलिंग विथ विक्ट्री। दीज वर रेज टू 24,000 एंड बिकेम टू उन्होंने भारत। बाद में इसमें 44,000 वर्सेज बना दिया गया और उसको भारत बोला गया, बिकॉज इट कंटेन द स्टोरीज ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स कॉल्ड भरत। द फाइनल कंपाइलेशन ब्रॉट द वर्सेज टू 1 लाख विच कम टू उन्होंने महाभारत, है ना। तो अभी महाभारत में 1 लाख जो है 1 लाख वर्सेज हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए इसको महाभारत बोलते थे। तो पहले सबसे पहले इसको जय बोला जाता था, उसके बाद भारत नाम इसका हुआ, फिर बाद में महाभारत हो गया। जय में 8800 वर्सेज था, 24,000 वर्सेज था भारत में, और 1 लाख हो गया महाभारत में, ठीक है। और महाभारत को सत श्री संहिता भी कहा जाता है, और द सत सहस्री संहिता, है ना। यहाँ पे प्रोनाउंस इसको कर लीजिएगा। इट कंटेन्स नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डायडेक्टिक मटेरियल। द मेन नैरेटिव इज रिलेटेड टू द कौरव पांडव कॉन्फ्लिक्ट में बिलोंग टू लेदर वैदिक टाइम। जैसे महाभारत के बारे में जानते हो कि कौरव और पांडव 2 चचेरे भाई थे, पांडव 5 भाई थे, कौरव और 100 भाई थे, है ना। पांडु पुत्र थे, ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था प्रॉपर्टी के मैटर के लेके। तो वही यहाँ पे कहा जाए कौरव पांडव कॉन्फ्लिक्ट में बिलोंग टू लेदर वैदिक टाइम्स। द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन माइट बी यूज फॉर पोस्ट वैदिक टाइम्स एंड द डायडेक्टिक पोर्शन जनरली पोस्ट मौर्य एंड द गुप्ता टाइम्स। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अनुमान लगाया जाता है कि किस समय यह महाभारत हुआ होगा, तो कुछ से अनुमान लगता है कि लेटर वैदिक पीरियड का है, कुछ से जो है लगता है कि मौर्यन या गुप्ता पीरियड का है। सिमिलरली द रामायण और वाल्मीकि ओरिजिनली कंसिस्टेड 6,000 वर्सेज। जैसे रामायण जो था वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, वो 6,000 वर्सेज उसमें था, विच वर रेज टू 12,000 वर्सेज एंड फाइनली टू 24,000, जिसमें अभी 24,000 है। ऑल्दो द एपिक अपीयर टू मोर यूनिफाइड देन महाभारत। ये एपिक जो है मतलब ये जो महाग्रंथ है, यह महाभारत से ज़्यादा यूनिफाइड लगता है। इट हैज ऑल्सो इट्स डायडेक्टिक पोर्शन विच वर एडेड लेटर। द रामायण कंपोजिशन स्टार्टेड इन द 5th सेंचुरी BC। रामायण का जो कंपोजिशन था 5th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ था। Since then it passed through it as many as 5 stages and the 5th stage seemed to be late at 12th century। और कह रहा है कि जैसे रामायण का कंपोजिशन डिफरेंट स्टेज में हुआ, और जो सबसे अंतिम स्टेज था 5th स्टेज, ये 12वीं शताब्दी में हुआ, 12th सेंचुरी AD। एज अ होल द टेक्स्ट सीम टू हैव बीन कंपोज्ड लेटर देन द महाभारत। देखने में ऐसा लगता है कि महाभारत के बाद ये रामायण लिखा गया है, ठीक है। इन पोस्ट वैदिक टाइम्स वी हैव अ लार्ज कॉर्पस ऑफ रिचुअल लिटरेचर। पोस्ट वैदिक टाइम की बात किया जाए तो उस समय के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर है। बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेज मीन फॉर प्रिंसेज एंड मेन ऑफ सब्सटेंसेस बिलोंग टू द 3 हायर वर्न्स एंड लेड डाउन इन द श्रौत सूत्र, है ना, लेड डाउन इन द श्रौत सूत्र विच प्रोवाइड सेवरल पॉम्पस रॉयल कोरोनेशन सेरेमनीज। जैसे कहा जा रहा है कि उसमें फिर बहुत सारे सेरेमनी वगैरह होने लगे, और इसमें डिफरेंट तरीका लिखा गया, रिचुअल लिखा गया है। सम डोमेस्टिक रिचुअल जैसे बर्थ से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, है ना। सैक्रेड थ्रेड उसको मतलब बोल सकते हैं, जनेऊ को बोलते हैं हम लोग। मैरिज से रिलेटेड, फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार से रिलेटेड, और लेड डाउन इन गृह सूत्र, है ना, एक गृह सूत्र में लिखा गया है। तो डिफरेंट सूत्र यहाँ पे बनाए गए। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे बिग पब्लिक सेक्रीफाइस है, जो पब्लिक सेक्रीफाइस होता था, ठीक है, राजाओं के लिए, और 3 वर्ण मतलब 3 हायर वर्ण है, ये सब कहाँ लिखा गया, तो सब श्रौत सूत्र में लिखा गया है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो ये सब जो है, जो भी हम लोग पढ़े, ये सब गृह सूत्र में लिखा गया है। बोथ द श्रौत सूत्र एंड गृह सूत्र बिलोंग टू अराउंड 600 to 300 BC, है ना, लगभग 600 से 300 BC तक का ये मतलब कि हम लोग को मिलता है। मेंशन में आल्सो बी मेड ऑफ शुल्ब सूत्र विच प्रिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ मेजरमेंट। शुल्ब सूत्र में क्या है, तो मेजरमेंट के बारे में बताया गया। शुल्ब सूत्र में मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफाइशियल अल्टर्स दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। इसी में जो है शुल्ब सूत्र में ही हम लोग को ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। द रिलीजियस बुक ऑफ द जैन एंड बुद्धिस्ट रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सन एंड इंसिडेंट। वहीं बात किया जाए रिलीजियस बुक बुद्धिस्ट और जैनिज्म के, तो वहाँ पे भी कई तरह के इस तरह के आपको इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे उसमें भी हिस्टोरिकल पर्सन और घटनाएं के बारे में बात किया गया है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। जो सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट था वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। विच वाज स्पोकन इन मगध और साउथ बिहार। जो
मेनली मगध के इलाके में, मतलब खास करके साउथ बिहार के इलाके में बोला जाता था। दे वर फाइनली कंपाइल्ड इन 2nd सेंचुरी BC इन श्रीलंका, और ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है श्रीलंका में कंपाइल किया गया था 2nd सेंचुरी BC में। बट द कैनोनिकल पोर्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द एज ऑफ बुद्ध इन इंडिया, लेकिन उसमें मेनली जो टाइम पीरियड दिया गया है वो भगवान बुद्ध का जो इंडिया में एज था उस मतलब कि जिस पीरियड में वो थे उसी के बारे में बात किया गया। दे टेल अस नॉट टेल अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्ध बट ऑल्सो सम ऑफ हिज रॉयल कंटेम्प्रेरीज। क्या करें कि इससे हम लोग को जो है न सिर्फ मतलब उन सब किताबों में न सिर्फ बुद्ध के लाइफ के बारे में बताया गया है, बल्कि उनके रॉयल कंटेम्प्रेरी मतलब उनके समकालीन राजा और कौन कौन थे उसके बारे में बताया गया है। हु रूल्ड ओवर मगध, मतलब उस समय मगध में कौन राज करता था, नॉर्थ बिहार में, ईस्टर्न यूपी में कौन राज करता था, ऐसा भी बारे में बताया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द कैनोनिकल लिटरेचर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के जो कथाएं हैं और भी जैसे जिसको बोलते हैं मतलब उनके जन्म के पहले की कथाएं हैं, उनसे भी हम लोग को कई तरह की कहानियां भी देखने को मिलती है उसमें। इट वॉज बिलीव दैट बिफोर ही वॉज फाइनली बोर्न एज गौतम द बुद्ध पास थ्रू मैनी मोर देन 550 बर्थ। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पहले इनके मतलब बुद्ध जो थे लगभग 550 जन्म और लिए थे। इन मैनी केसेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, खास करके जानवर के रूप में। इच बर्थ स्टोरीज कॉल्ड जातक विच इज अ फोल्क टेल। क्या कह रहा है कि प्रत्येक बर्थ स्टोरी को हम लोग जातक बोलते हैं जो कि एक तरह का फोक टेल है। दिस जातक थ्रो इनवैल्यूएबल लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम 5th to 2nd सेंचुरी BC। और ये जातक कथाएं जो है इनमें हम लोग को ये बताया गया है, मतलब कि इससे हम लोग को पता चलता है कि उस जमाने में 5th सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी BC में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन समाज का कैसा था। दे ऑल्सो मेक इंसिडेंटल रेफरेंस टू पॉलिटिकल इवेंट इन द जो बुद्ध। तो भगवान बुद्ध के जीवन में जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटनाएं हुआ, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट से भी लिंक करके वहाँ उसमें बताया गया है। द जैन टेक्स्ट वे रिटन इन प्राकृत। जैन टेक्स्ट जो है प्राकृत में लिखा गया है और इसको कंपाइल किया गया 6th सेंचुरी AD में, और बलाभी में, बलाभी जो है गुजरात में है ना, बलाभी गुजरात में है। दे हाउएवर कंटेन मैनी पैसेज विच हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हालांकि उसमें भले ही बलाभी गुजरात में है लेकिन उसमें कई आपको पैसेज मिलेंगे ऐसे जिसके मदद से हम लोग को पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसका? तो ईस्टर्न यूपी का, बिहार का, महावीर के ज़माने में। द जैन टेक्स्ट रेफर रिपीटेडली टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स। क्या करें, जैन टेक्स्ट जो है उसमें मेनली ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में बातचीत किया गया है ज़्यादा। वी हैव ऑल्सो लार्ज बॉडी ऑफ सेकुलर लिटरेचर। अब तो हम लोग अभी तक हम लोग पढ़े थे रिलीजियस लिटरेचर, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकुलर लिटरेचर, मतलब जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। टू दिस क्लास बिलोंग द लॉ बुक्स कॉल्ड धर्मसूत्र। तो इसके लिए हम लोग को धर्मसूत्र के बारे में पढ़ना होगा। एंड स्मृति टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्मशास्त्र, है ना। द धर्मसूत्र वेयर कंपाइल्ड इन 500 to 200 BC। धर्मसूत्र जो है 500 से 200 BC में कंपाइल किया गया था। एंड द प्रिंसिपल स्मृति वेयर कोडिफाइड इन द 1st 6th सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन ईरा। और ये जो स्मृति है ये क्रिश्चियन ईरा में पहले जो 6 शताब्दी हैं उसमें मतलब कि इसको कोडिफाई किया गया। दे ले डाउन द ड्यूटीज फॉर डिफरेंट वर्न्स एज वेल एज फॉर किंग्स एंड देयर ऑफिशियल। इसमें क्या है, डिफरेंट वर्ण के लोगों के लिए, राजाओं के लिए और उसके ऑफिसर के लिए क्या ड्यूटी होना चाहिए ये बताया गया है। दे प्रोवाइड द रूल फॉर मैरिज। शादी में क्या नियम कानून होने चाहिए। टुगेदर विद द लॉ अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी टू बी हेल्ड। प्रॉपर्टी को कैसे रखना है, कैसे बेचना है, एक अपने इनहेरिट कैसे करना है, इनहेरिट मतलब कि अपने बाल बच्चों को कैसे पास करना है संपत्ति को, है ना, ये सब वही बताया गया है। दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर पर्सन गिल्टी ऑफ थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर, एडल्ट्री, है ना। तो इस तरीके का कोई गलत काम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी इसमें बताया गया है। एन इंपॉर्टेंट लॉ बुक इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। वही अर्थशास्त्र की बात करें जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। द टेक्स्ट इज डिवाइड इनटू 15 बुक्स। ये टेक्स्ट जो है 15 बुक्स में डिवाइड किया गया। तो याद रखिएगा BPSC में PT में पूछा गया था क्वेश्चन, आई थिंक 63rd BPSC में था कि कितने अध्याय हैं। तो इसमें यदि बात किया जाए तो एन इंपॉर्टेंट लॉ बुक इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। द टेक्स्ट इज डिवाइड इनटू 15 बुक। ये टेक्स्ट जो है 15 किताब में बांटा गया है। और विच बुक 2 एंड बुक 3 में भी रिगार्डेड एज अर्लियर डेट। तो जिसमें बुक 2 और बुक 3 जो है पुराना है। दे सीम टू हैव बीन वर्क फॉर डिफरेंट हैंड्स। दिस टेक्स्ट वाज पुट इन फाइनल फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन ईरा बट इज अर्लीस्ट पोर्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन द एज ऑफ मौर्य। तो इसका जो मेनली जो 2nd और 3rd चैप्टर है ये पुराना है और इसमें मौर्य का जो किस तरीके का उस समय सोसाइटी था ये सब बारे में बताया गया है। इट प्रोवाइड्स रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। क्या करें कि हम लोग इसमें काफ़ी मटेरियल मिलता है जिससे हम लोग पता कर सकें, है ना, पढ़ सके इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के बारे में उस जमाने के। वी ऑल्सो पॉजेज द वर्क ऑफ भास, शूद्रक, कालिदास एंड बाणभट्ट।
ये सब राइटर का नाम है ना, भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट। अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी वैल्यू दे मिरर द कंडीशन ऑफ द टाइम टू विच द राइटर्स बिलोंग्ड। क्या कह रहा है कि ये सब लिटरेचर तो है ही, मतलब इनका लिटरेरी वैल्यू तो है ही, इसके अलावे ये हम लोग को ये भी बताते हैं कि किस जमाने, मतलब कि किस जमाने से कौन, उस समय क्या कंडीशन था, है ना, जिस समय राइटर बिलोंग करते हैं उस समय क्या कंडीशन था। द वर्क ऑफ कालिदास कंप्राइज काव्य एंड ड्रामा। कालिदास के जो भी काम है उसमें मेनली काव्य है, ड्रामा है। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, उसमें सबसे बढ़िया, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अभिज्ञान शकुंतलम है। बिसाइड being great creative composition they provide us with a glimpses of social and cultural life in northern and central India in the age of गुप्त। तो गुप्त पीरियड में हम लोग को ये पता चलता है इनसे, मतलब कि इनकी इस किताब से ये पता चलता है गुप्त पीरियड में किस तरीके का सोशल और कल्चरल लाइफ था। इन एडिशन टू संस्कृत सोर्सेज वी हैव सम अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट फाउंड इन कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, है ना, इसे संस्कृत टेक्स्ट के अलावे भी तमिल टेक्स्ट भी हमारे पास जो संगम लिटरेचर के प्रमाण देते हैं। दिस वॉज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरी। ये 3री से 4थी सेंचुरी में बनाए गए थे। बाय पोएट्स हु असेंबल्ड इन द कॉलेज पैट्रोनाइज चीफ एंड किंग्स, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, संगम इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि लोग जो है पोएट आए थे और राजा, मतलब कि राजा उसको बुलाए थे उन कवियों को, और कई सालों तक वहाँ पे लिटरेचर को क्रिएट किया गया था। सच कॉलेजेज वर कॉल्ड संगम एंड द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन दीज असेंबलीज इज नोन एज संगम लिटरेचर, इसीलिए उसको संगम बोलते हैं। द कंपिलेशन ऑफ कॉर्पस इज एट्रीब्यूटेड फर्स्ट फॉर क्रिश्चियन सेंचुरी, है ना, 4 AD के आसपास का ये संगम लिटरेचर है। ऑल्दो द फाइनल कंपाइलेशन में भी कंप्लीटेड बाय 6th सेंचुरी, लेकिन इसका जो फाइनल कंपाइलेशन है 6ठी शताब्दी तक हो चुका था, मतलब कि हुआ था। द संगम लिटरेचर कंप्राइजेज अबाउट 3000 लाइन्स ऑफ पोएट्री। संगम लिटरेचर में 30,000 लाइन्स है, विच वेर अरेंज इन 8 एंथोलॉजीज कॉल्ड इट्टू टोकई, है ना, जो इसको 8 पार्ट में बांटा गया, जिसको हम लोग इट्टू टोकई बोलते हैं, ये तमिल वर्ड होगा। द पोएम आर कलेक्टेड इन ग्रुप ऑफ 100 सच एज पुराना नूरू, है ना, यही लिखा होगा आई थिंक, पुराना नूरू, ये सब तमिल का वर्ड है। तो द पोएम्स आर कलेक्टेड इन ग्रुप ऑफ 100 सच एज पुराना नूरू, द 400 ऑफ द एक्सटीरियर एंड द अदर्स। इसका मतलब होता है 400 ऑफ द एक्सटीरियर। देयर वर 2 मेन ग्रुप्स, पटेनकिल कनक्कू यानी द 18 लोअर कलेक्शन एंड पट्टू पट्टू यानी 10 सॉन्ग्स, ठीक है। द फॉर्मर इज जनरली एज्यूम टू बी ओल्डर देन लेटर। क्या कह रहा है कि जो ये वाला जो है पटिनेनकिल कनक्कू जो है ना, ये मतलब कि ये पुराना है इसके मुकाबले, एंड हेंस कंसीडर्ड टू बी ऑफ सच हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। द संगम टेक्स्ट हैव सेवरल लेयर्स। संगम टेक्स्ट में कई लेयर हैं, बट एट प्रेजेंट दे कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। एज सोन लेटर दीज लेयर्स कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस इन द सोशल इवोल्यूशन। द संगम टेक्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। क्या करें, संगम टेक्स्ट जो है वैदिक टेक्स्ट से डिफरेंट है। कैसे, पार्टिकुलरली द ऋग वैदिक टेक्स्ट, खास करके ऋग वैदिक टेक्स्ट से, है ना, क्योंकि ऋग वैदिक जो टेक्स्ट है संगम लिटरेचर से काफ़ी पुराना है। दे डिड नॉट कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर, इसमें रिलीजियस लिटरेचर नहीं होता है। द शॉर्ट एंड द लॉन्ग पोएम्स वर कंपोज्ड बाय न्यूमरस पोएट्स इन द प्रेज ऑफ न्यूमरस हीरोज एंड हीरोइंस। जैसे क्या कह रहा है कि इसमें जो बहुत सारे सॉन्ग है या लंबे लंबे पोएम है, ये मेनली कंपोज किए गए थे कई कवियों के द्वारा, और उस समय जो राजा थे या फिर उनकी रानियाँ थी उनके बड़ाई में, उनके तारीफ में। दस दे आर सेकुलर इन नेचर, दे आर नॉट प्रिमिटिव सॉन्ग्स बट दे आर सो हाई क्वालिटी ऑफ लिटरेचर। क्या कह रहा है कि इसलिए वो सेकुलर नेचर में है, उनका लिटरेचर काफ़ी हाई क्वालिटी का है। मैनी पोएम्स मेंशन अ वॉरियर और अ चीफ और अ किंग बाय नेम एंड डिस्क्राइब हिज मिलिट्री एक्सप्लोइट्स इन डिटेल। क्या कह रहा है कि कई कविताएं में, मतलब कि जो कविताएं हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें राजाओं के बारे में बात किया गया, उनका मिलिट्री, मतलब उनका मिलिट्री क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से लड़ाई लड़ते थे, कहाँ कहाँ लड़ाई जीते थे, ऐसा बारे में बात किया गया है। द गिफ्ट मेड बाय हिम टू बार्ड्स एंड वॉरियर्स आर सेलिब्रेटेड। उनके द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है पोएम के माध्यम से। दिस पोएम्स में हैव बीन रिसाइटेड इन द कोर्ट्स। ये पोएम जो है कोर्ट में पढ़ा जाता था उस समय। दे आर कंपेयर्ड विद द हीरोइक पोएट्री ऑफ द होमेरिक एज फॉर द रिप्रेजेंट अ हीरोइक एज ऑफ वॉरियर्स एंड बैटल्स। इट इज डिफिकल्ट टू यूज दिस टेक्स्ट फॉर हिस्टोरिकल पर्पस। क्या करें, जो टेक्स्ट है उसको हिस्टोरिकल पर्पस से, मतलब कि रूप में यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। परहैप्स द प्रॉपर नेम्स टाइटल डायनेस्टी टेरिटरीज वार्स एटीसी मेंशन्ड इन द पोएम्स आर पार्टली रियल। लेकिन इसमें जो नाम दिया गया है जैसे डायनेस्टी का, टेरिटरी का, लड़ाई का, ये पार्ट मतलब कि हो सकता है कि सही हो। जैसे कहने को होता है कि जो कविताएं पढ़े जाते थे राजा के तारीफ में,
है ना। तो इसको हम लोग हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी कोई मतलब कवि लिखता था तो राजा का तारीफ ही लिखता था, जिस राजा के बारे में लिखता था उसका तारीफ, तो उसका जो निगेटिव पोर्शन है, कहाँ कहाँ लड़ाई हारा, ये तो हम लोग को नहीं पता चलता था। कभी कभी तारीफ ज़्यादा भी कर देता है, जैसे बोल सकते हैं चापलूसी करना। तो इसके कारण से हम लोग इसको 100% ट्रू नहीं मान सकते हैं। सम ऑफ द चेर किंग्स मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट आल्सो अपेयर डोनर्स इन इंस्क्रिप्शन द 1st and 2nd सेंचुरी AD। जैसे जो चोल चेर पांड्या पढ़े होंगे ना, तो जो चेर राजाओं थे, है ना, उनके द्वारा उनके बारे में संगम टेक्स्ट में लिखा गया है। वो डोनर थे, मतलब जमीन दान करते थे। द संगम टेक्स्ट रेफर टू मैनी सेटलमेंट इंक्लूडिंग कवेरीपट्टनम व्हिच फ्लोरिशिंग एग्जिस्टेंस इज नाउ अटेस्टेड आर्कियोलॉजिकली। क्या करें, संगम टेक्स्ट में कई ऐसे ऐसे सेटलमेंट के बारे में बात किया गया, कई जगह के बारे में बात किया है, जैसे कावेरीपट्टनम, है ना, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। दे ऑल्सो स्पीक ऑफ यवंस कमिंग इन देयर ओन वेजल्स परचेजिंग पीपर विथ गोल्ड एंड सप्लाइंग वाइन एंड वुमेन स्लेव्स टू द नेटिव्स। उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि यवन के लोग आते थे, अपने बर्तन में पीपर लेकर के आते थे, सोना लेकर के आते थे, है ना, और दारू वगैरह बेच करके जाते थे। दिस ट्रेड इज नॉट ओनली फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक राइटिंग बट ऑल्सो फ्रॉम द चैल्कोलॉजिकल पीरियड। द संगम लिटरेचर इज वेरी मेजर सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लिविंग इन डेल्टाइक तमिलनाडु इन द अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी। संगम लिटरेचर से हम लोग को मेनली तमिलनाडु, साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है, अर्ली सेंचुरीज के बारे में, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। व्हाट इट सेज अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अटेस्टेड बाय फॉरेन अकाउंट्स एंड आर्कोलॉजिकल फंड्स। इसमें जो भी ट्रेड के बारे में बताया गया है, फॉरेन अकाउंट मतलब फॉरेन राइटर जो हैं, कई यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेवलर आए थे, उनके द्वारा लिखा गया जो बुक है, उसमें भी वही बात मतलब कि लिखा है। तो इससे हम लोग को उसका सत्यता मतलब उसका सच्चाई भी पता चलता है कि हाँ जो लिखा था सही था। अब फॉरेन अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिजिनस लिटरेचर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन अकाउंट। इंडिजिनस लिटरेचर जो है उसको हम लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं फॉरेन अकाउंट के माध्यम से। टू इंडिया केम द ग्रीक, इंडिया में ग्रीक आए, है ना, ग्रीक लोग आए, रोमन आए, चाइनीज लोग आए, या ट्रेवलर के रूप में या फिर रिलीजियस कन्वर्टर्स के रूप में, एंड दे लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट ऑफ द थिंग्स दैट दे सॉ। और बाद में फिर वो मतलब कि यहाँ पे एक अकाउंट लिखे, कहने का मतलब कि एक अपना डायरी मेंशन किए, बोल सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या देखे उसके बारे में, यहाँ के बारे में लिखे। इट इज़ रिमार्केबल दैट अलेक्जेंडर इन्वेजन फाइंड नो मेंशन इन इंडियन सोर्सेज। हालांकि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया के किसी भी सोर्स में मेंशन नहीं है, एंड इट इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक सोर्सेज दैट वी हैव रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सप्लॉइट्स। और मेनली ये ग्रीक के हिस्ट्री में लिखा गया है अलेक्जेंडर के बारे में। तो उस हिस्ट्री से हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। द ग्रीक राइटर्स मेंशन सेंड्रोकस, a contemporary of Alexander the Great who invaded in India 326। ग्रीक राइटर में मतलब ग्रीक राइटर मेंशन करते एक सेंड्रोकट्स के बारे में, है ना, एक जो अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी था। प्रिंस सेंड्रोकट्स इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त मौर्य। तो इंडिया में उसको चंद्रगुप्त मतलब कि सेंड्रोकट्स को जो है चंद्रगुप्त मौर्य माना जा रहा है। हुज डेट ऑफ एक्सेशन इज फिक्स्ड एट 322 BC। दिस आइडेंटिफिकेशन है सर्व एज द सीट एंकर इन द एंशिएंट इंडियन क्रोनोलॉजी। तो जैसे ग्रीक राइटिंग में मतलब वहाँ का जो ग्रीक राइटिंग है, वहाँ के हिस्ट्री के बुक में बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया पर चढ़ाई किया था तो उस समय एक राजा था सेंड्रोकट्स नाम का, है ना। तो उस समय इंडिया में जो राजा था जो सेंड्रोकट्स है, तो उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है उसको इंडिया में देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। तो इस तरीके से दोनों को लिंक करके हम लोग देखते हैं। द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज who came to court of Chandragupta Maurya has been preserved only in the fragments quoted by subsequent classical writers। जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, इंडिका जो लिखा गया था उसको प्रिजर्व किया गया है, लेकिन अब वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड सिचुएशन में, मतलब कई पार्ट में टूट चुका है। दिस फ्रेगमेंट्स व्हेन रीड टुगेदर furnish valuable information not only about the system of Maurya administration but also about social classes and economic activity in the Maurya period। जिसे कहा जा रहा है कि यदि उस फ्रेगमेंट को पढ़ें, इंडिका को डिटेल में मतलब जोड़ जोड़ कर पढ़ा जाएगा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके अलावा उसके सोशल क्लास, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। द इंडिका इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रेडिबिलिटी एंड एक्सेग्रेशन विच इज ट्रू ऑफ मैनी अदर एंशिएंट अकाउंट्स। कह रहे कि इंडिका भी जो है, इंडिका में भी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है ना। जैसा कि वही बोल रहा है कि इंडिका इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रेडिबिलिटी एंड एक्सेग्रेशन, कहने का मतलब कि इंडिका ही उससे अछूत नहीं रहा, उसमें भी बढ़ा चढ़ा कर बातें लिखी गई। Greek and Roman accounts of the 1st and 2nd century AD mention many Indian ports and enumerated
आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। ग्रीक और रोमन एम्पायर में जो अकाउंट है, मतलब वहाँ जो किताबें लिखी गई हैं उसमें भी ये मेंशन किया गया है कई इंडियन पोर्ट्स के बारे में, कई आइटम्स के बारे में, इंडिया और रोमन एम्पायर के ट्रेड के बारे में। द पेरिप्लस ऑफ द इरिटेरियन सी एंड टॉलमी जियोग्राफी बोथ रिटेन इन ग्रीक प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट जियोग्राफी एंड कॉमर्स। जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी है ना, और एक पटोलमी का जो ज्योग्राफी था, ये दोनों बुक ग्रीक में लिखा गया है और हम लोग को काफ़ी वैल्यूएबल डाटा मिलता है एंशिएंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ने के लिए। द डेट एस्क्राइब टू द फर्स्ट रेंजेज बिटवीन AD 18 एंड 115। तो क्या कह रहा है कि इसका जो डेट है 80 से 115 ईस्वी के बीच में ये दोनों बुक लिखा गया है। While the second is attributed to AD 150. The Periplus of the Erythraean Sea, which was written by anonymous writer, describe the Roman trade in the Red Sea। क्या कह रहे हैं कि जो बुक है Periplus of Erythraean Sea, इसमें किसी के बारे में, मतलब इसके राइटर कौन है नहीं पता चला है अभी तक, ठीक है। और 64 BPSC में क्वेश्चन आया था कि इसका राइटर कौन है, और ई ऑप्शन दे दिया गया था वहाँ पे, ई ऑप्शन यानी कि नन ऑफ दीज, इस टाइप का ऑप्शन था। Which was written by anonymous writer, describe the Roman trade in the Red Sea, Persian Gulf and the Indian Ocean, है ना। तो इसमें बताया जाता है कि बहुत सारे ट्रेडर थे रोमन ओरिजिन के, जो रेड सी, पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, ये सब जगह जो है जाकर के बिजनेस करते थे। प्लिनी नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया विच बिलोंग टू फर्स्ट सेंचुरी AD वाज रिटन इन लैटिन। वहीं प्लिनी एक हिस्टोरियन का नाम है, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, ये फर्स्ट सेंचुरी AD का है, जो लैटिन भाषा में लिखा गया था। टेल अस अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया और इटली, जो इंडिया और इटली के ट्रेड के बारे में बताता है। ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर मेंशन में बी मेड ऑफ फाहियान एंड ह्वेनसांग। तो चाइनीज ट्रेवलर की बात किया जाए तो फाहियान और ह्वेनसांग, बोथ ऑफ देम वर बुद्धिस्ट, दोनों बुद्धिस्ट एंड केम टू दिस कंट्री टू विजिट द बुद्धिस्ट श्राइन। और इस देश में मेनली बुद्धिस्ट श्राइन को विजिट करने आए एंड टू स्टडी बुद्धिज्म, और खास करके बुद्धिज्म को पढ़ने आए। द फर्स्ट केम इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी AD। पहले वाला जो था, मतलब कि फाहियान जो था 5th सेंचुरी AD में आया, और सेकंड वाला जो था सेकंड क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर में, कहने का मतलब कि 625 से 650 के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा, फाहियान पहले आया, ह्वेनसांग बाद में आया। फाहियान यानी कि F पहले आता है, H बाद में, तो फाहियान पहले आया, ये 5वीं शताब्दी में, वो 7वीं शताब्दी में। फाहियान डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ गुप्त। तो फाहियान जो है गुप्त के पीरियड को बताते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखिए, FG, एक मिनट, FGHH, इस तरीके से फाहियान जो है गुप्त के बारे में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। GH लगातार जो अल्फ़ाबेट में आता है, FGH फाहियान गुप्त के बारे में, H पर मतलब क्या नाम है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। तो ह्वेनसांग प्रेजेंट अ सिमिलर अकाउंट ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ हर्ष, ठीक है। कई बार आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। हिस्टोरिकल सेंस के बारे में बात किया जाए तो एंशिएंट इंडिया आर चार्ज विद द लैक ऑफ हिस्टोरिकल सेंस। इट इज ऑब्वियस दैट इट डिडंट राइट हिस्ट्री इन द मैनर इट डन नाउ। क्या कह रहा है कि एंशिएंट इंडियन को बोला, मतलब उनको बारे वालों, जो पहले के लोग इंडियन थे, उन इंडियन के बारे में बोला जाता है कि इनका हिस्टोरिकल सेंस उतना अच्छा नहीं था जितना बाकी लोगों का था। जिस तरीके से बाकी देशों में हिस्ट्री को लिखा गया है डेट वाइज, या फिर जिस तरीके से लिखा जाता है आज जैसे लिखा जाता है, उस तरीके से ये लोग नहीं लिखे थे, है ना। जैसे ग्रीक लोग जिस तरीके से लिखे उस तरीके से ये लोग नहीं लिखे थे। वी हैव सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री इन द पुराण। जैसे हम लोग का हिस्ट्री कहाँ है, तो पुराण में है, उपनिषद में, वहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, उस समय जो जगह का नाम था वो मेंशन अब बदल चुका है। वी हैव अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री इन द पुराण विच आर 18 इन नंबर। पुराण कितने हैं, 18 है, ठीक है। दो इंसाइक्लोपीडिक इन कंटेंट्स, द पुराण प्रोवाइड डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू द बिगिनिंग ऑफ द गुप्त रूल। पुराण में हम लोग को गुप्त रूल के बिगिनिंग तक पता चल जाता है। दे मेंशन द प्लेसेस वेयर द इवेंट टुक प्लेस एंड समटाइम डिस्कस देयर काउजेज एंड इफेक्ट। स्टेटमेंट अबाउट इवेंट्स आर मेड इन फ्यूचर टेंस। वहाँ पे जो स्टेटमेंट है पुराने फ्यूचर टेंस में मेंशन किया गया। ऑल्सो दे वेयर रिकॉर्डेड मच आफ्टर द इवेंट हैड हैपेंड। दूसरी बात ये भी है कि पुराण में जो लिखा गया है वो बातें काफ़ी पुरानी थी, मतलब जो घटना बहुत पहले हुई थी उसके बारे में पुराण में लिखा गया है। द ऑथर ऑफ द पुराण्स वर नॉट अनअवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ द चेंज। क्या कह रहा है कि जो पुराण के ऑथर थे वो अनअवेयर थे, मतलब अनअवेयर नहीं थे, वर नॉट अनअवेयर, मतलब कि चेंज के बारे में, कि उनको मतलब पता था कि भविष्य में चेंज होगा। विच इज द इसेंस ऑफ हिस्ट्री। द पुराण स्पीक ऑफ 4 एजेज। पुराण में 4 एज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। त्रेता युग, त्रेता युग, और द्वापर युग, कली युग, है ना। इसी को लोग सतयुग भी बोलते हैं।
इस सक्सीडिंग एज इज डिपिक्टेड एज वर्स देन प्रीसीडिंग वन, और बताया गया है कि हर एक बात जो है स्थिति खराब होते जाएगा, है ना। जैसे सबसे बढ़िया स्थिति, उसके बाद त्रेता युग में थोड़ा खराब, द्वापर में थोड़ा खराब, और अभी कलयुग चल रहा है। इस सक्सीडिंग एज डिपिक्टेड एज वर्स देन प्रीसीडिंग वन एंड वन ऑफ द स्लाइड्स इन द अदर मोरल वैल्यू एंड सोशल इंस्टीट्यूशन सफर डिसजनरेशन। तो कहा जा रहा है जैसे जैसे नेक्स्ट एज आएगा तो जो मोरल वैल्यू है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये सब डीजेनरेशन होगा, मतलब कि और स्थिति उसका खराब होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस वाइटल इवेंट्स इन हिस्ट्री इज इंडिकेटेड। इट इज सेड दैट धर्म बिकम अधर्म अकॉर्डिंग टू चेंज इन टाइम एंड प्लेस। क्या कह रहा है कि एक ही चीज़ जो है एक समय धर्म हो सकता है, दूसरा चीज़ अधर्म हो सकता है, ऐसा पुराने में बात किया गया है। सेवरल इरा अकॉर्डिंग टू विच इवेंट्स वर रिकॉर्डेड वर स्टेट इन एंशियंट इंडिया। द विक्रम संवत बिगन इन 57 BC। विक्रम संवत जो है 57 BC में स्टार्ट होता है। शक संवत 78 AD में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या कर दिया जाता है, विक्रम संवत और शक संवत का डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। तो ये है 57 BC और ये 78 AD, तो यदि दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो ऐड करना पड़ेगा इसको, तो हो जाएगा 135, यानी कि दोनों में 135 साल का अंतर है। तो विक्रम संवत क्या है 57 BC, शक संवत 78 AD, ये दोनों याद रखिएगा। और गुप्त इरा जो है AD 319। इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस ड्यूरिंग द 3rd century BC। अशोकन इंस्क्रिप्शन शो कंसिडरेबल हिस्टोरिकल सेंस। क्या करें कि 3rd century BC की बात किया जाए तो उस समय अशोक का इंस्क्रिप्शन बहुत सारा मिलता है, जो उस समय की हिस्ट्री के बारे में बताता है। अशोक रूल पर 37 ईयर्स। अशोक जो है 37 साल तक शासन किए यहाँ पे। इन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड इवेंट दैट हैपेंड फ्रॉम द 8th to the 27th रीजनल ईयर। सो फार इवेंट रिलेटिंग टू ओनली 9 रीजनल ईयर अपीयर इन द इंस्क्रिप्शन दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। क्या कर रहा है कि जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि हिज इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड इवेंट दैट हैपेंड फ्रॉम द 8th to 27th रीजनल ईयर। उसके इंस्क्रिप्शन में उसके शासनकाल से 8वां से 27वें साल तक का मेंशन है इंस्क्रिप्शन में, लेकिन हम लोग को जो इंस्क्रिप्शन मिला है अभी तक वो काफ़ी कम साल तक का मिला है। कहने मतलब कि और इंस्क्रिप्शन मिलने बाकी हैं। फ्यूचर डिस्कवरीज में थ्रो लाइट ऑन इवेंट्स रिलेटिंग टू रिमेनिंग ईयर ऑफ द रेन। क्या कह रहा है कि उसके शासनकाल के बाकी साल कैसा था, फ्यूचर डिस्कवरी में हम लोग को पता चलेगा। सिमिलरली द 1st century BC खारवेल ऑफ कलिंग रिकॉर्ड अ गुड मैनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ ईयर वाइज इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो खारवेल के कलिंग के जो खारवेल राजा थे उनके द्वारा एक रिकॉर्ड लिखा गया था अशोक के लाइफ के बारे में, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हम लोग को मिलता है। इंडियन डिस्प्ले कंसिडरेबल हिस्टोरिकल सेंस इन बायोग्राफिकल राइटिंग। इंडियन लोग जो हैं बायोग्राफिकल राइटिंग में काफ़ी आगे हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इसमें काफ़ी अच्छा था। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन ऑफ हर्षवर्धन बाय बाणभट्ट इन 7th century AD। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक बुक है हर्षचरित्र, है ना, हर्षवर्धन के बारे में इसमें लिखा गया है। इट इज सेमी बायोग्राफिकल वर्क रिटन इन ऑर्नेट स्टाइल विच बिकेम द डिस्पेयर ऑफ लेटर इमिटेटर्स। इट डिस्क्राइब द अर्ली कैरियर ऑफ हर्षवर्धन। इसमें हर्षवर्धन के अर्ली कैरियर के बारे में बात किया गया। ऑल्दो फुल ऑफ एक्सग्रेशन, तो इसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है जैसा कि होता है। इट गिव्स एन एक्सलेंट आइडिया ऑफ कोर्ट लाइफ अंडर हर्ष, है ना। इसमें हम लोग को हर्षवर्धन के शासनकाल में कैसा मतलब कि था लाइफ उस समय, उसके बारे में बताया गया। सोशल रिलीजियस लाइफ इन द एज, उस समय सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसा था उसके बारे में बताया गया है। लेटर सेवरल अदर चरित्र और बायोग्राफी जो रिटेन, तो उसके बाद बहुत सारे मतलब कि बायोग्राफी लिखा गया है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सांध्यकार नंदी रामचरित्र, ये 12th century में नरेट द स्टोरी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैवरत पीजेंट्स एंड द पाल प्रिंस रामपाल रिजल्ट लिविंग द लेटर्स विक्ट्री, जिसमें रामपाल का जीत होता है। तो एक लड़ाई के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। उसी तरह से भिलना एक राइटर का नाम है, उसके द्वारा लिखा गया है विक्रमादेव चरित रिकाउंट द अचीवमेंट ऑफ हिज पैट्रन विक्रमादित्य 6, है ना, जिसमें विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखा गया भिलना के द्वारा। द चालुक्य किंग ऑफ कल्याण, ये विक्रमादित्य 6 कौन थे, तो चालुक्य किंग थे कल्याण के। इवन द बायोग्राफीज यानी कि जिसको चरित्र लिखा जाता है इंडिया में ऑफ सम मर्चेंट्स ऑफ गुजरात में रिटेन इन द 12th-13th century AD। तो उस समय कुछ अमीर व्यापारियों के इस तरह के बायोग्राफी लिखे जाते थे। सिमिलर हिस्टोरिकल वर्क्स में हैव बीन रिटेन इन साउथ इंडिया, उसी तरह से हिस्टोरिकल वर्क साउथ इंडिया में लिखा जाता था। बट सो फार ओनली सच अकाउंट हैज बीन डिस्कवर्ड, लेकिन अभी तक एक ही अकाउंट इस तरीके का डिस्कवर हुआ है। दिस इज कॉल्ड मुसिका वंश, है ना, विच वॉज रिटेन बाई अतुल इन द 11th century। मुसिका वंश जो था या मुसिका वंश जो भी पढ़ सकते हैं आप इसको, ये अतुल के द्वारा लिखा गया था 11th century में। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ डायनेस्टी ऑफ द मुसिका विच रूल्ड इन द नॉर्दर्न केरला। इसमें क्या है, तो मुसिका जो डायनेस्टी था उसके बारे में हमको बताता है जो केरला में नॉर्दर्न केरला में रूल करते थे।
बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग इज प्रोवाइड बाय राजतरंगिनी और द स्ट्रीम। राजतरंगिनी क्या कह रहा है कि राजतरंगिनी जो कलहन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में क्रोनोलॉजी बताया गया है, कौन राजा कब आया, कौन उसके बाद आया। इट इज अ स्ट्रिंग और बायोग्राफी ऑफ किंग ऑफ कश्मीर, है ना, कश्मीर के राजाओं के बारे में। एंड वी कैन बी कंसीडर टू द फर्स्ट वर्क विच पोसेस सेवरल ट्रेड्स ऑफ हिज हिस्ट्री अंडरस्टूड इन आवर टाइम्स। और क्या कह रहे हैं, काफ़ी अच्छे, एक तरह से बोल सकते हैं काफ़ी बढ़िया ढंग से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक, अभी तक हम लोग टाइप ऑफ सोर्स पढ़ रहे थे, अब है कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री कहने का मतलब हुआ कि हिस्ट्री को लिंक करना, डिफरेंट सोर्सेज से मिला जो जानकारी है उसको एक तरह से डिकोड करना और सारे कड़ियों को एक साथ जोड़ना, सारे लिंक को एक साथ जोड़ना कि किसको मतलब कौन घटना पहले हुआ था, कौन घटना बाद में हुआ था, ये सब यहाँ पे कंसीडर करना। तो पढ़ते हैं। सो फार न्यूमरस साइट्स बोथ प्री हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल हैव बीन एग्जिबिटेड एंड एक्सप्लोर्ड। अभी तक जो जितना बहुत सारा साइट प्री हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल साइट जो है एक्सकवेट किया गया, एक्सप्लोर किया गया, बट द रिजल्ट डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। स्टेजेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन इन इंडिया कैन नॉट बी कंप्रीहेंड विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द रिजल्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी। क्या कह रहा है कि इंडिया का इवोल्यूशन जो है, सोशल इवोल्यूशन हम लोग नहीं कंप्लीट कर सकते बिना ये प्री हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल को देखे हुए। हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, उसी तरह से हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। although more than 150 साइट बिलोंगिंग टू द एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड हैव बीन एक्सकवेटेड। अभी तक लगभग 150 साइट जो है डिस्कवर किया गया है, बट देयर रेलेवेंस टू द स्टडी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेंड्स इन एंशिएंट टाइम्स हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द सर्वे बुक्स। This needs to be done particularly in the context of urban history of ancient India. So far the importance of mostly Buddhist and some Brahminical site has been highlighted। क्या करें कि अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे ब्राह्मणिकल साइट और बुद्धिस्ट साइट को ही हाईलाइट किया गया, बट रिलीजियस हिस्ट्री नोट टू बी सी रिलेशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जो रिलीजियस हिस्ट्री इंडिया का उस समय उसको हम लोग लिंक करना पड़ेगा किस चीज़ से, तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कि उस समय सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसा था। एंशिएंट हिस्ट्री हैज बीन कंस्ट्रक्टेड सो फार मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट किया गया है मेनली लिटरेरी सोर्स पे, मतलब कि जो किताब लिखे गए हैं उस पर फॉरेन एंड इंडिजिनस, है ना, लिटरेरी सोर्स फॉरेन हो या इंडिजिनस, उसके आधार पर इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शन प्ले सम पार्ट, कुछ क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन भी वहाँ पे मदद करते हैं, बट द टेक्स्ट रिसीव मोर वेटेज, लेकिन टेक्स्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है क्वाइंस के मुकाबले। नाउ न्यू मेथड डिजर्व अटेंशन, लेकिन अब जो है नया मेथड आना चाहिए। वी हैव टू एस्टेब्लिश कोरिलेशन बिटवीन द वैदिक एज ऑन वन हैंड एंड पेंटेड ग्रे वेयर ऑन द अदर टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग ऑन द अदर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कहा जा रहा है कि हिस्ट्री को अब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। जैसे अभी बहुत सारे टाइम पीरियड के बारे में पता ही नहीं कि इस टाइम पीरियड में कौन राजा था, बीच में बहुत जगह खाली है अभी, ठीक है। सिमिलरली द अर्ली पार्ली टेक्स्ट हैव रिलेटेड टू द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आर्कोलॉजी। फर्दर द इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम संगम टेक्स्ट नीड टू बी टाइड अप विद द इंटरफेयर फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। उसी तरह से जो संगम एज से जो हम लोग को मिलता है उसको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा नॉर्थ इंडिया के टेक्स्ट से। आर्कोलॉजिकल एविडेंस शुड बी कंसीडर्ड फार मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्ग फैमिली ट्री गिवन इन पुराण। पुराण में जो फैमिली ट्री दिया गया है उससे ज़्यादा मतलब उसको कम वेटेज दे करके आर्कोलॉजिकल एविडेंस, जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा ज़मीन से खरीद करके, उसको हम लोग को ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा या देना चाहिए। द पुरानिक ट्रेडिशन कुड बी यूज्ड टू डेट राम ऑफ अयोध्या अराउंड 2000 BC, बट डिगिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोटेशन इन अयोध्या डिड नॉट शो एनी सेटलमेंट अराउंड दैट डेट। जैसे कह रहे हैं कि पुराण में बताया गया है 2000 BC के लगभग मतलब अयोध्या में राम जी का शासन था, वहाँ पे रूल करते थे, लेकिन अयोध्या में इस तरीके का डिगिंग मतलब वहाँ पे खनने से हम लोग को कुछ पता ऐसा नहीं चला है और कोई ऐसा सेटलमेंट उस समय का नहीं मिलता। सिमिलरली ऑल्दो कृष्ण प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन महाभारत, कृष्ण का महाभारत में काफ़ी ज़्यादा रोल था। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड स्कल्पचरल पीसेज फाउंड इन महाभारत बिटवीन 200 BC एंड AD 300। तो लेकिन वही देखा जाता तो महाभारत का टाइम पीरियड 200 BC से लेके AD 300 तक था। डू नॉट अटेस्टेड प्रेजेंस बिकॉज ऑफ सच डिफिकल्टी द आइडियाज ऑफ एन एपिक एज बेस्ड ऑन द रामायण एंड महाभारत हैज बीन डिस्कार्डेड। तो ये सब डिफिकल्टी के कारण जो है रामायण और महाभारत को कंसीडर नहीं किया जाता है। ऑल्दो इन द पास्ट इट फॉर्म्ड ए चैप्टर इन द मोस्ट सर्वे बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहले देखा जाए तो रामायण और महाभारत एंशिएंट इंडिया में पढ़ाया जाता था। ऑफ कोर्स सेवरल स्टेजेज ऑफ सोशल एवोल्यूशन बोथ द रामायण एंड महाभारत कैन बी डिटेक्टेड, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि रामायण और महाभारत के बारे में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है ना। कई तरह के सोशल स्टेजेज उस समय से देखने को मिलते हैं, जैसे कई मुर्दे मिलते हैं जो उस जमाने के होते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि उसका डेड बॉडी हो सकता है। दिस सो बिकॉज द एपिक डू नॉट बिलोंग टू अ सिंगल फेज ऑफ सोशल एवोल्यूशन। तो इसका रीजन क्या है
कि रामायण और महाभारत एक 10 बरस या 5 बरस के टाइम पीरियड को नहीं डिपिक्ट करता है, एक लंबे टाइम पीरियड को इसका रेंज मतलब रेंज लेकर के चलता है। दे हैव अंडरगोन सेवरल एडिशन एज बीन शोन अर्लियर प्रेजेंट इन द चैप्टर। उसके बाद भी रामायण और महाभारत में भी कई एडिशन हो गए हैं, जैसे वाल्मीकि के द्वारा इतने वर्सेज लिखे गए थे, उसमें और जोड़े गए हैं ना। मैनी इंस्क्रिप्शन वे आर डिसमिस्ड सो फार ऑन द ग्राउंड दे पोसेज लिटिल हिस्टोरिकल वैल्यू। कई इंस्क्रिप्शन को इसलिए नहीं मतलब कि यहाँ पे लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है। हिस्टोरिकल वैल्यू इज टेकन टू मीन इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री। हिस्टोरिकल वैल्यू जिस इंस्क्रिप्शन में ज़्यादा रहता है उसी के सहारे हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसीडर कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंपेयर टू द पुरानिक ट्रेडिशन इंस्क्रिप्शन आर सर्टेनली मोर रिलायबल। पुरानिक ट्रेडिशन से बात किया जाए तो उसके मुकाबले इंस्क्रिप्शन ज़्यादा रिलायबल है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग को इंस्क्रिप्शन पे ज़्यादा मतलब कि फोकस होता है। दस द फॉर्मर यूज टू पुश बैक टू द ओरिजिन ऑफ सतवाहन विच इज प्लेस्ड इन द 1st century BC ऑन द एपिग्राफिक बेसिस। इंस्क्रिप्शन में इंडिकेट द रेन पीरियड ऑफ द किंग। इंस्क्रिप्शन में जो है राजा के पीरियड के बारे में बताया था, कितने साल से कितने साल शासन किया, हिज कन्क्वेस्ट, उसका एक्सटेंट, बट दे ऑल्सो शो ट्रेंड एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड रिलीजन। यानी इंस्क्रिप्शन से हम लोग को ज़्यादा जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो एपिग्राफिक लैंड ग्रांट्स आर वैल्यूड नॉट ओनली फॉर फैमिली ट्री। जो लैंड ग्रांट होता है ना, तो उसका वैल्यू सिर्फ फैमिली ट्री या फिर कन्क्वेस्ट के बारे में पता करने के लिए होता है, बट इंपॉर्टेंटली फॉर द राइज ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंजेस इन द सोशल एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर। तो इससे और क्या होता है, तो नए स्टेट किस तरीके बने, किस तरीके से समाज में चेंज हुआ, जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर मतलब एग्रीकल्चरल लोग जो हैं, खेतीहर लोग जो हैं, उनको किस तरीके का सामाजिक परिवर्तन हुआ पोस्ट गुप्त पीरियड में। Similarly, coins need to be used not only for construction of the history of Indo-Greek, Sak and Satavahan and Kusan, but also illuminate the history of trade and urban life. जो सिक्का है तो सिक्का से न सिर्फ हम लोग को राजा के बारे में पता चलता है, बल्कि उस सिक्के से हम लोग को पता चलता है कि उस समय का राजा कितना अमीर था, है ना, कौन सा मेटल ज़्यादा यूज होता था। इन सम केयरफुल कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो कहा जा रहा है कि टोटल यदि देखा जाए पूरे चैप्टर के समरी के रूप में, तो जो भी मटेरियल है, केयरफुल कलेक्शन ऑफ मटेरियल डिराइव फ्रॉम टेक्स्ट, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, इकोलॉजी इज इसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो जो भी कुछ भी मिलता है पुराना चीज़, टेक्स्ट हो, कॉइन हो, ठीक है, कोई इंस्क्रिप्शन हो, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन के लिए हर चीज़ जरूरी है। वी हैव सीन दिस रेज द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज, दस कॉइन, इंस्क्रिप्शन एंड इकोलॉजी आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट। तो जैसे कॉइन, इंस्क्रिप्शन और इकोलॉजिकल जो सोर्स मिल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है माइथोलॉजिकल से, जैसे एपिक और पुराण के मुकाबले। माइथोलॉजिकल में सपोर्ट डोमिनेंट फॉर्म, वैलिडेट सोशल मोर्स एंड जस्टिफाई द प्रिविलेज एंड डिस्टेबिलिटीज ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज कास्ट एंड अदर सोशल ग्रुप्स। जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें किसी एक को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया है, किसी एक के बारे में ज़्यादा बताया गया है ना। इसीलिए जो और इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ते हैं। पास्ट practices can also be explained with the help of some ancient survivals in our own times or with the insight derived from the study of primitive people. A sound historical construction cannot ignore development in other ancient society। जैसे कह रहे जो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि हिस्ट्री को हम लोग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें हम लोग आज की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से आज डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह से एंशियंट ज़माने में भी डेवलपमेंट होता था, इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अ कंपैरेटिव व्यू में रिमूव द ओबेशन with the idea of the rare or unique in ancient India and may bring out those trends which ancient India shares with the past societies of the other countries। जिसमें बोला जा रहा है कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करके हम लोग को ये देखना चाहिए कि इंडिया जो है पुराने समय में जो दूसरे कंट्री है उसके साथ किस तरीके से शेयर करता था। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर है ना, इसको आखिर मेंस में लिख कैसे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये सब का मीनिंग समझाना है इस टर्म का और उसके एक्सप्लेन करना है ना इस टर्म को। जैसे मटेरियल कल्चर, न्यूमिस्मेटिक्स, तो जो कॉइन्स पढ़ने का जो साइंस होता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन क्या होता है, मेगालिथ क्या है, आर्कोलॉजी क्या है, ये सारा कुछ हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, कॉपी में इसको जो है सब पे 2-2, 3-3 लाइन, ज़्यादा नहीं, मुश्किल ज़्यादा मैक्सिमम 3 लाइन के आसपास इस पर लिखिए। नेक्स्ट, हाउ आर एंशिएंट ऑब्जेक्ट डेटेड। एंशिएंट ऑब्जेक्ट को डेट कैसे किया जाता है, मतलब कब का बना हुआ है, कैसे पता लगाया जाता है। एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम ऑफ कार्बन 14 डेटिंग वर्क। कार्बन 14 का जो डेटिंग मेथड है वो कैसे काम करता है। तो लेक्चर 1 में इसको हम बताए थे, इसलिए आप इसको उसको देख करके इसका आंसर लिखिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इन द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, इसके स्टडी के बाद मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री या फिर सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ने में।
डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्शन इन द पास्ट, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। तो एक दूसरे को कंपेयर करके हमको लिखना है, संगम लिटरेचर, नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर जो भी है, रामायण महाभारत, सबको कंपेयर करते हुए लिखना है और किस तरीके से किससे क्या हमको समझने में मिलता है ये बताना है। मेंशन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के इंस्क्रिप्शन में ध्यान रखिएगा, इंस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज किया जाता है इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि पहले संस्कृत में मेल नहीं मिलता था, लेकिन 9th सेंचुरी के बाद से रीजनल लैंग्वेज भी मिलने लगा है ना, ये सब लिखा जा सकता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इन द एंशिएंट टाइम्स। उससे संगम लिटरेचर के मतलब संगम लिटरेचर से किस तरीके से हम लोग साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिट अ म्यूजियम टू सी द टाइप ऑफ सोर्सेज मेंशन इन द टेक्स्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट। तो ये तो लिखने वाला है नहीं। व्हेन डिड द यूज ऑफ पेपर स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया में पेपर का यूज कैसे कब स्टार्ट हुआ, और पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए जब पेपर नहीं था तो क्या यूज किया जाता है उसके बारे में लिखिए। ठीक है, अब आगे सब प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर कहाँ 8 तक है ना, 7 को छोड़ करके, यानी कि 1 to 8 एक्सेप्ट 7 है ना, 7 को छोड़ करके ये 7 क्वेश्चन जो होगा उसको आप लिखिए कॉपी पे, और अभी से मेंस के लिए प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी हो सकता है कीजिए, है ना। सब इस पे 3 लाइन 4 लाइन, इसको हो सके तो अभी 100 वर्ड के आसपास लिखिए, है ना। 100 वर्ड कहने होता है कि 10 लाइन मैक्सिमम, यदि नहीं होता है तो 50 वर्ड 60 वर्ड जो भी होता है, आप जितना भी होता है स्टार्ट कीजिए, है ना। कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।